Welcome everyone to day 10 of Python with Backend series, and today we are going to continue from last time where we left off. हमने देखा था डेटा क्लासेस को शुरू किया था पढ़ना, और डेटा क्लास की ज़रूरत को हम डिस्कस कर रहे थे। तो मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सी क्लास है स्टोरेज की, और इसको मैं अब अपने पास जो है दूसरी फाइल में ट्रांसफ़र करता हूँ। तो मेरे पास एक सिंपल क्लास है स्टोरेज की, जो कि एक स्टोरेज डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डिवाइस का एक साइज़ है, उसकी एक टाइप है, सम स्पीड है उसकी, और फॉर्म फैक्टर है। यहाँ पे मैं उनको इनिशिएट करा रहा हूँ, इंसेंशिएट करा रहा हूँ। एक 256 GB की स्टोरेज डिवाइस, NVMe 500 Mbps स्पीड, और फॉर्म फैक्टर इसका स्मॉल है। इसी तरह एक हार्ड डिस्क है जिसकी अपने पर्टिकुलर्स हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो क्लास स्टोरेज की है सिर्फ डेटा को होल्ड करने के लिए हमने क्रिएट की है। हम इसका मकसद सिर्फ डेटा को एक जगह पे स्टोर करके रखना है ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें। अक्सर हम बैकएंड के अंदर ये काम करते हैं कि हम डेटा को इकट्ठा करने के लिए एक क्लास बनाते हैं। उस क्लास के अंदर ज़्यादा मेथड्स नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए बनाई जाती है। तो पाइथन में इस तरह हम कर सकते हैं कि हम क्लास डेडिकेटेड बनाएं और उसको स्टोरेज के लिए, सॉरी, डेटा स्टोर करने के लिए, एट्रीब्यूट्स कपल करने के लिए हम यूज़ करें। लेकिन इसका इशू है कि ये स्केलेबल नहीं है। प्लस मुझे इसको मिनिमल रन करने के लिए भी कुछ डेंडर मेथड्स बेसिकली इनिशियलाइज करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हमारे पास रेंडर निट का मेथड आता है। फिर इसको प्रिंट करने के लिए कोई मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन आए मेरे पास, तो उसके लिए स्ट्रिंग का मुझे इसको करना पड़ेगा मेथड यूज़। इसके अलावा मुझे इक्वल का मेथड, अगर मैं इसके साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, इक्वल का या ऐड का या मल्टीप्लाई माइनस का, तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशंस मुझे यूज़ करनी पड़ेंगी। इसके अलावा मुझे STR के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन का भी डेंडर मैजिक मेथड इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो इनमें से अगर मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता हूँ, ऐड करता हूँ, रिमूव करता हूँ या मॉडिफाई करता हूँ, तो मुझे हर मेथड के अंदर भी उसकी वैल्यू को इफेक्टिवली हैंडल करना पड़ेगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक। तो स्केल के ऊपर ये चीज़ें जो हैं आपके पास प्रॉब्लम करती हैं। और पाइथन की जो हमारे पास जो पावर थी कि हम ऑन द फ्लाई एट्रीब्यूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं स्टोरेज के अंदर डाल सकता हूँ, लेट्स से कनेक्शन, और कनेक्शन जो है वो बेसिकली एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैं उस कनेक्शन की वैल्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यू है वो मैं रखता हूँ, लेट्स से उसको मैं नानी कह देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं SSD के अंदर अगर कनेक्शन लगा रहा हूँ, पहले हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। पाइथन 3 main.py, तो मेरे पास यहाँ पे SSD की SSD2 जो हमने बनाई थी, हम इक्वालिटी चेक करने के लिए बनाई थी, इसकी ज़रूरत नहीं है। SSD3 है मेरे पास, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अब हमें। तो 2 और 3 को रिमूव कर देते हैं, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको दोबारा अपने पास रन करता हूँ, तो मेरे पास SSD और हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन आती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगेन मैंने यहाँ पे कनेक्शन तो बनाया है कि कनेक्शन टाइप क्या है, लेकिन SSD के अंदर और हार्ड डिस्क के अंदर कनेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। यहाँ से ही हम ये दोनों नीचे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं इसको अगर प्रिंट करवाता हूँ, मैं डायरेक्ट एफ स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, SSD डॉट कनेक्शन, तो मेरे पास यहाँ पे कनेक्शन की इंफॉर्मेशन आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट नन प्रिंट होगा क्योंकि वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अब अगर SSD के लिए डॉट कनेक्शन को मैं
PCIe करूँ या PCIe ऐसे होता है। और हार्ड डिस्क के लिए जो कनेक्शन की वैल्यू है उसको मैं साटा करूँ और मैं इसको अपने पास प्रिंट करूँ तो मेरे पास दोनों की वैल्यू प्रिंट होंगी। लेकिन ये दोनों वैल्यू जो है मेरे पास जो उसकी स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर नहीं आ रहे और रिपर के अंदर भी नहीं आएंगे। आपके पास ये वाली वैल्यूज़, बल्कि रैपर तो होगा भी नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने इसको डिफ़ाइन भी नहीं किया खुद से। तो रैपर में मुझे सिंपल मेमोरी एड्रेसेस मिल रहे हैं। तो वैल्यू वेरिएबल ऑन द फ्लाई अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो वो जो है पीछे हमें रिप्रेजेंटेशन उसकी चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ जाके वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो बेसिकली इस सारे झंझट से बचने के लिए पाइथन के अंदर हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन है इस सारी चीज़ की। तो मैं इसी क्लास को मिमिक करता हूँ पाइथोनिक तरीके से। तो मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये सब करने की फ़िलहाल बल्कि एरर आने दें। मैं यहाँ पे ना इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम डेटा क्लासेस इंपोर्ट डेटा क्लास। ये पाइथन 7 के अंदर आया था 3.7 में, और ये फीचर। और ये जो है डेटा क्लास मेरे पास एक डेकोरेटर है जिसको मैं एक क्लास के ऊपर यूज़ करके या सिंपल एक मेथड के ऊपर यूज़ करके सॉरी एक क्लास के ऊपर यूज़ करके उस क्लास को मैं एक डेटा क्लास बना सकता हूँ, जो कि बेसिकली एक ऐसी क्लास है जो सिंपल डेटा होल्ड करती है। तो मैं अपनी बल्कि एक क्लास बनाता हूँ स्टोरेज की ऊपर जो है जैसे वैसे ही उसको देख के, और यहाँ पे ना मैं इस क्लास के ऊपर एट डेटा क्लास का डेकोरेटर लगा देता हूँ। अब अगर इसके अंदर मैंने जो वेरिएबल्स ऐड करने हैं तो मुझे सिंपल उसकी नाम लिखना पड़ेगा, जिस सिंपल इस तरह हम वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं। तो मेरे पास था साइज़, मेरे पास था टाइप, मेरे पास है स्पीड, और मेरे पास है फॉर्म फैक्टर। सही। तो मेरे पास ये कुछ क्लासेस हैं डेटा क्लास की। अब ये बेसिकली एरर इसलिए दे रहा है कि आपको ना यहाँ पे ना इनके टाइप हिंट भी ऐड करना पड़ता है। तो साइज़ जो है वो मेरे पास इंटीजर का है, जो टाइप है मेरे पास वो है स्ट्रिंग की, जो स्पीड है मेरे पास वो भी इंटीजर है, और जो मेरे पास फॉर्म फैक्टर है वो एक स्ट्रिंग है। अगेन पाइथन में टाइप हिंटिंग जो है वो लूज़ होती है, तो दिल की तसल्ली के लिए कोई इसकी वैलिडिटी नहीं है इन टर्म ऑफ फंक्शनैलिटी। तो लेकिन आगे हम जाके इसको भी डिटेल से देखेंगे कि हम जो पाइथन की जो मेजर लाइब्रेरीज़ हैं वो इसको कैसे लेवरेज करती हैं और कैसे टाइप रीइंफोर्स करवाती हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें फिर दोबारा काम आएंगी। तो हम यहाँ पे ना सिंपल रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हैं कि टाइप हिंटिंग कर रहे हैं कि साइज़ और इन सारी डेटा टाइप्स ये हो सकती हैं मोस्ट प्रॉबेबली। तो अब जो है मैं यहाँ पे कनेक्शन जो है उसको फ़िलहाल बंद करता हूँ और मैं दो क्लासेस बनाता हूँ अपने पास, और इन्हीं दो क्लासेस को मैं सॉरी दो इंस्टेंस बनाता हूँ और इन दो इंस्टेंस को मैं अपने पास प्रिंट करवाता हूँ। तो मेरे पास देखते हैं क्या आया। मैंने सिंपल एक क्लास बनाई है और उसके अंदर डेटा वैल्यूज़ डाली हैं और कुछ भी नहीं किया मैंने, कोई इनिशियलाइज़र कोई और टेंडर मेथड कॉल नहीं किया या यूज़ नहीं किया। तो मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास देखें रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली आई हुई है इसकी एसएसडी की और हार्ड डिस्क की। और अगर मैं रिप्रेजेंटेशन को छोड़ के एस टी आर करने की या एस टी आर डायरेक्टली कॉल करने की कोशिश करूँ, एस टी आर आई थिंक एस टी आर जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, लेकिन लेट्स सी। हाँ, तो एस टी आर भी मुझे बना हुआ मिला है और एस टी आर और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेम थी, यानी कि दोनों सेम आंसर देते हैं। अगर मैं ऑन द फ्लाई इसके अंदर मेथड क्रिएट करने की कोशिश करूँ इस तरह सॉरी एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने की कोशिश करूँ और यहाँ पे मैं जाके उन एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करवाऊँ, तो मेरे पास PCI एक्सप्रेस और साटा तो आया है, साथ मेरे पास इसमें इंफॉर्मेशन नहीं आई। क्यों नहीं आई?
ऊपर करके देखते हैं। नहीं आ रही। लेकिन इसको हम आगे देखते हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो मेरे पास बेसिकली ये सिंपल है। इस सिंटेक्स के बजाय ये सिंटेक्स जो है नीचे वाला, ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड है और ये ज़्यादा क्विक है। अब इसके थोड़े से हम जो है अ, इसको यूज़ करना देखते हैं, इसके यूज़ केसेस देखते हैं सिंपली। तो मेरे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली बन जाती है और हमारे पास इसकी एस टी आर का मेथड भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है, और मेरे पास इक्वालिटी का जो ऑपरेटर है ओवरलोडिंग के लिए वो भी ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होता है डेटा क्लासेस के अंदर। मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उसको डेफ करके क्लास के मेथड्स डिफ़ाइन कर सकता हूँ इसके अंदर भी। तो इसके लिए टाइप हिंट की हमें ज़रूरत पड़ती है डेटा क्लासेस के लिए। और अगर हमने डेटा क्लासेस के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ करनी हो, जिस तरह यहाँ पे अगर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करनी हो साइज़ की, तो मैं यहाँ पे जाके साइज़ को जब मैं आर्गुमेंट ले रहा हूँ तो वहाँ पे ना मैं उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देता हूँ। तो वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर मैं यहाँ पे यूज़ करनी हो तो मैं सिंपली इक्वल लगा के 1 to 8 लिख सकता हूँ, और मैं इक्वल लगा के यहाँ पे टाइप के लिए मैं एम्प्टी स्ट्रिंग यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये चीज़ें एज इट इज़ चलती हैं। लेकिन अगेन जो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं ना कि यहाँ पे जो हमारे पास ऐसा मैथ आर्गूमेंट है जिसके हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं, वो शुरू में आ सकता है, वो आखिर में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे भी मेरे पास सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि वो जो वैल्यू है शुरू में आ सकती है, वो आखिर में नहीं जा सकती। जैसे ये चीज़, तो मैं इसको रन करता हूँ तो बल्कि नहीं, आखिर में जा सकती है, शुरू में नहीं जा सकती। हम्म, तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट जो होते हैं वो शुरू में नहीं आ सकते, वो आखिर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी ना डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट जो है मुझे आखिर में डालने पड़ेंगे, उनको मैं शुरू में नहीं रख सकता। तो वो चलेंगे। और यहाँ पे भी सेम था, मुझे ये काम जो है ये आखिर में लेके जाना पड़ेगा साइज़। तो सेम रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। लेकिन आम तौर पे लोग जो हैं वो इसको यूज़ नहीं करते एज सच, इस तरह कि आप जो है ना यहाँ पे इक्वालिटी और वो काम यूज़ नहीं करते। आप जो है एक और फंक्शन लेके आते हैं क्लास के अंदर से फील्ड का। तो आप जो है ना बताते हैं इस फील्ड के अंदर कौन सी वैल्यूज़ होंगी। स्पीड की फील्ड में जैसे मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ 1 to 8। तो मैं यही वाला सिंटेक्स जो है ना वो सारों के साथ यूज़ कर सकता हूँ। मैं फील्ड को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ फॉर्म फैक्टर के लिए, लेट्स से लार्ज। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास एरर आना चाहिए, क्योंकि मैंने अगेन जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो मैंने पहले ही लिखी हैं, तो मैं उनको आखिर में लेके आता हूँ और मैं इसको अपने पास रन करता हूँ तो मेरे पास वैल्यूज़ सही चलती हैं। तो मेरे पास फील्ड के अंदर एक डिफ़ॉल्ट का मेथड है, हम उसको ये दूसरा वाला तरीका इसलिए यूज़ नहीं करते। सॉरी, ये स्पीड थी ना, स्पीड को तो हम डिफ़ॉल्ट में 250 रखते हैं। तो हम ये वाला तरीका इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि फील्ड हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस देता है। वहाँ पे हम बाउंड हो जाते हैं इक्वल लगा के वैल्यू पास करने के, लेकिन फील्ड में हम एक्स्ट्रा वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। एक तो मेरे पास फील्ड में डिफ़ॉल्ट का वैल्यू आती है जो कि साइज़ के लिए मैं 1 to 8 रखता हूँ। उसके बाद फील्ड में मेरे पास इनिट की वैल्यू आती है। इनिट बताता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, इनिट जो है ना वो बूलियन वैल्यू लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होती है। तो आपके पास ना अगर ये ट्रू होती है तो इस क्लास के अंदर ना डेटा क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़र के अंदर ना ये वाली वैल्यू पास होगी। डंडरनेट का मेथड जो ऑटोमेटिकली डेटा क्लास का डेकोरेटर बनाता है आपके लिए, उसके अंदर ये वाला जो पैरामीटर है जिसको जो करंटली मेरे पास साइज़ है वो यूज़ होगा अगर अगर ये ट्रू है। अगर ये फॉल्स है तो वो वहाँ पे नहीं जाएगा। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे रैपर
अगर मैं रैपर को ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू है, बूलियन वैल्यू ले रहा है, अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो ये रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी चीज़ जाएगी, अगर नहीं तो नहीं जाएगी। इसके अलावा मेरे पास हैश है, जो कि बूल है या नन है। और मेरे पास कंपेयर है जो कि बूल है और बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू होता है, तो मेरे पास इक्वल का ऑपरेटर जो होता है ओवरलोड हो जाता है। और मैं कुछ मेटा डेटा पास कर सकता हूँ, जो कि मैपिंग है, एक एक लिस्ट है जिसकी पहली जिसमें स्ट्रिंग या एनी कुछ भी आ सकते हैं। मैपिंग एक मैप है बेसिकली, जिसकी की स्ट्रिंग की हो सकती है और वैल्यू जो है वो एनी हो सकती है। तो अब जो है ना, हम देखते हैं ये रैपर वाले को, डिफ़ॉल्ट रैपर को। तो मैं जब यहाँ पे अपने पास खुद का वेरिएबल बना रहा हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ फील्ड, और यहाँ पे ना मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो देता हूँ नन, इनिट को मैं ट्रू कर देता हूँ जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और मैं रैपर को भी ट्रू करता हूँ। तो अब देखते हैं मेरे पास अ, ये नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ऊपर आ गया, तो मेरे पास ये आंसर आया है। और चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये स्टोरेज डॉट कनेक्शन, स्टोरेज को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास क्या आता है, क्लास मेन स्टोरेज डॉट अंडर या अंडर डर। तो मेरे पास अंडर डर में सिर्फ डर आ रहा है उसका। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको डर पे कॉल करके अपडेट करवाते हैं। तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, कनेक्शन का वेरिएबल आ रहा है, लेकिन मुझे वो रिप्रेजेंटेशन में ऐड नहीं कर रहा उसको, लेकिन वो क्लास का हिस्सा है। अच्छा, खैर, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री मेथड होता है, ये डिफ़ॉल्ट के अंदर हमारे पास एक फैक्ट्री का मेथड होता है। यहाँ पे जाके अगर मैं इक्वल लिखूँ तो मेरे पास फैक्टरी मेथड, डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री, ये वाला डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री है। और डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री जो है वो हमें एक्स्ट्रा इसको हम एज अ बिल्डर, जो हमारे पास फैक्ट्री का पैटर्न है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास फैक्ट्री का डिज़ाइन पैटर्न है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करके बता सकते हैं कि ये कैसे नई क्लासेस या जो नए इंस्टेंस हैं वो कैसे बनाता है, किस तरह के बनाए। तो उसको हम ना यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे हम बेसिकली एक मेथड पास करते हैं या फंक्शन पास करते हैं एज अ रेफरेंस, और फैक्ट्री का मेथड उसको कॉल करके हमारे पास क्लासेस उस तरह बनाता है। तो ये एडवांस इम्प्लीमेंटेशन में जाता है, जो कि बहुत रेयर है, इसकी ज़रूरत आमतौर पे पड़ती नहीं है। तो आमतौर पे जो है आपको बस सिंपली डिफ़ॉल्ट यू की वैल्यू चाहिए होती है, जिसको आप नन रखते हैं। लेकिन फील्ड को इसलिए प्रेफर किया जाता है कि इसके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास। उसके बाद हम अगर आगे चलें तो मेरे पास डेटा क्लासेस के अंदर इससे भी सिंप्लीफाई तरीका है इसको बनाने का। तो मैं जो हूँ इस सारे को कमेंट आउट करता हूँ, और मैं डेटा क्लासेस से इंपोर्ट करता हूँ मेक सॉरी मेक डेटा क्लास का फंक्शन, और फील्ड की वैल्यू है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक स्टोरेज का वेरिएबल बनाता हूँ जो कि मेरी डेटा क्लास को होल्ड करेगा, और मैं यहाँ पे मेक डेटा क्लास का फंक्शन कॉल करता हूँ। और ये फंक्शन सबसे पहले क्लास का नेम लेता है। तो क्लास का नेम मेरे पास है स्टोरेज। उसके बाद ये फील्ड्स लेता है एक इटरेबल के अंदर।
तो इटरेबल क्या हो सकता है, आपके पास स्ट्रिंग हो सकता है, या आपके पास ट्यूपल हो सकता है, या आपके पास ट्यूपल हो सकता है स्ट्रिंग और टाइप का, या आपके पास ट्यूपल हो सकता है स्ट्रिंग टाइप और फील्ड का, और फील्ड किसी भी तरह की हो सकती है। तो बेसिकली आप इसमें जो भी पास करेंगे वो एट द एंड ट्यूपल बन जाएगा। ट्यूपल्स की फॉर्म में ये फील्ड्स लेता है आपके पास, लेकिन एक एज एन इटरेबल। और ये जो ट्यूपल्स हैं, या तो ये स्ट्रिंग्स की फॉर्म में लेता है या ये ट्यूपल्स की फॉर्म में लेता है। और ट्यूपल से पहले मेरे पास यहाँ पे ये सारा लिस्ट का सिंटेक्स यूज़ हो रहा है, तो मुझे लिस्ट की फॉर्म में ट्यूपल्स पास करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और मैं इसको ब्रेक करता हूँ, और यहाँ पे ना मैं ट्यूपल्स की फॉर्म में पास करता हूँ मेरी उस फील्ड का नाम, और फिर उसकी वैल्यू, अगर डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू है या उसकी उसकी टाइप। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास क्या क्या था, टाइप थी, साइज था, स्पीड था और फॉर्म फैक्टर था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, और टाइप जो है उसकी टाइप है स्ट्रिंग की डेटा टाइप। उसके बाद मैं एक और ट्यूपल बनाता हूँ साइज़ का, और इसकी जो है वैल्यू वो है इंटीजर। फिर एक और ट्यूपल बनाते हैं स्पीड का, और इसकी जो वैल्यू है वो है इंटीजर। और एक और ट्यूपल बनाते हैं फॉर्म फैक्टर का, और इसकी जो टाइप है वो है str स्ट्रिंग। तो सिंपली आप इस तरह करके भी डेटा क्लास बना सकते हैं, और हमारे पास डेटा क्लास वैसे ही एक्ट करेगी जैसे यहाँ पे नॉर्मल मेरा कोड रन कर रहा है, तो मेरे पास सब कुछ वैसे का वैसे ही चलेगा। तो मुझे सब कुछ वैसे ही शो है ऑटोमेटिकली, डर कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो हम डेटा क्लास का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और हम डेटा क्लास की क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम डेटा क्लास का फंक्शन कब यूज़ करते हैं, तो जब आप इस फंक्शन को एज अ रेफरेंस पास करें, और आपके पास बैकएंड से डेटा आए, और उस डेटा को ना आपने यूज़ करके एक अपनी डेटा क्लास इस्टेब्लिश करनी हो बैकएंड के अंदर, उस क्लास को रीयूज़ करने के लिए। तो आपके पास अगर जेसन में डेटा आ रहा है, आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है किसी की कॉल का, तो उस रिस्पॉन्स को आप पार्स कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं सिंपली। और उस फंक्शन के अंदर आप ना ये मेक डेटा क्लास का फंक्शन पास कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। और ये मेक डेटा क्लास जो है ना, इस तरह करके आप उसको कह सकते हैं कि उसको अ, तोड़े जो आपके पास रिस्पॉन्स आया है, और उसमें से फील्ड निकाल के एक डेटा क्लास बनाए। तो आप इसको यूज़ करके ऑन द फ्लाई एक डेटा क्लास बना सकते हैं, या आप, जो कि ज़्यादा कॉमन है फास्ट एपीआई में और फ्लास्क के अंदर, वो आप डेटा क्लासेस यूज़ करते हैं। इनफैक्ट आपके पास पाइडेंटिक की जो लाइब्रेरी है, वो उसका पूरे का पूरा इम्प्लीमेंटेशन ही डेटा क्लास के ऊपर हुई है, जो तो हम देखेंगे आगे पाइडेंटिक जब उसके ऊपर जाएंगे बहुत जल्दी। तो हमारे पास डेटा क्लासेस के अंदर फैक्ट्रीज आती हैं, और हम फैक्ट्रीज को यूज़ करके एडवांस फीचर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेटा क्लासेस के अंदर मेथड्स भी ऐड कर सकते हैं, अपने नॉर्मल मेथड की तरह। तो अगर मैं इसको कमेंट करूँ, और मैं यहाँ पे अपने पास डेटा क्लास ख़त्म हो गई है, यहाँ पे अपने पास एक सिंपल मेथड डिफाइन करूँ, डेफ नहीं, शो साइज लेट्स से, या इवन मैं यहाँ पे आई थिंक कर सकता हूँ। लेट देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि मैं यहाँ पे गेटर्स यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ऐड प्रॉपर्टी का मेथड यूज़ करता हूँ, और मैं यहाँ पे साइज़ लिखता हूँ। इसको मैं प्राइवेट कर सकता हूँ क्या, ये मैंने ट्राई नहीं किया कभी। तो प्राइवेट करने का कोई फ़ायदा, अगर मैं प्रिंट करवाऊँ एस एस डी डॉट लेट से साइज़, तो मेरे पास साइज़ नहीं आएगा क्योंकि वो अंडरस्कोर साइज़ है। लेकिन अगर मैं साइज़ को डबल अंडरस्कोर करूँ, प्राइवेट कर दूँ प्रोटेक्टेड से,
और यहाँ पे मैं डंडर अंडरस्कोर साइज़ करूँ तो क्या मेरे पास साइज़ आएगा? नहीं आएगा। हाँ, तो मेरे पास ना वो ऐसे ही चलेगा। सॉरी, इसको रहने देते हैं। और यहाँ जाके मैं ये प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करता हूँ साइज़ की। और ये प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं करती, सिंपली रिटर्न करती है मुझे डंडर साइज। डंडर साइज नहीं मिल रहा इसको, ये वाला सेल्फ तो इसमें होता नहीं है। तो आप जो है डेटा क्लास को प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते। डेटा क्लास ऑलवेज पब्लिक होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेल्फ का कॉन्सेप्ट नहीं है डेटा क्लासेस के अंदर। तो आप इसको इम्प्लीमेंट इस तरह नहीं कर सकते। तो आप नॉर्मल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेट्स से मैं करता हूँ ऐड टू साइज़ का, और ये जो है न्यू साइज़ लेता है और रिटर्न करता है साइज़। या फिर मैं यहाँ पे अगर सेल्फ पास कर सकता हूँ, सेल्फ पास कर सकता हूँ, तो मैं सेल्फ डॉट साइज़ को उसमें ऐड करता हूँ मैं न्यू साइज़। और यहाँ पे मैं जाके SSD का साइज़ जो है ऐड टू साइज़ बढ़ाता हूँ 500 से या 600 से, और इसको प्रिंट करते हैं तो मेरे पास, हाँ सॉरी, ये साइज़ जो है वो इंट है, तो सेल्फ डॉट साइज़ प्लस न्यू साइज़, नॉट इंट टू स्ट्रिंग। ये भी इंट है। प्लस न्यू साइज़। प्लस इक्वल करते हैं और फिर इसको कॉल करते हैं, तो फिर भी वही इशू है। तो इसको देखना पड़ेगा। चलो, तो हम जो है डेटा क्लासेस को दोबारा देखेंगे जब ना इसकी हम इसको एक्चुअली बैकएंड पे यूज़ करेंगे। इसके बाद डेटा क्लासेस में हमारे पास एज सच यही कॉन्सेप्ट है मेन। आगे हम चलते हैं अपने पास जेनेरिक्स के ऊपर, लेकिन जेनेरिक से पहले जो जेनेरिक है वो पाइथन 3.12 में आया था, और मेरे पास यहाँ पे पाइथन 3.10 चल रही है। तो अब अक्सर आप जो है ऐसे सिस्टम पे काम करेंगे जहाँ पे आपके पास ना डिफरेंट वर्जन चल रहा होगा और आपको डिफरेंट वर्जन चाहिए होगा। तो इसको टैकल करने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। उसमें से एक तरीका ये है कि हम जो है पाइथन का वर्जन मैनेजमेंट, मैं अपने पास सिस्टम पे पाइथन को ना अपडेट कर लूँ। लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पे लिनक्स जो यूज़ कर रहा हूँ उबंटू या डेबियन फैमिली का, तो वहाँ पे ना हम मैं लिनक्स को मैं पाइथन को अपग्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि पाइथन 3 जो है वो यूज़ हो रही है उबंटू या डेबियन के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर मैं इसको अपडेट करूँगा तो वो लाइब्रेरीज जो है वो ब्रेक कर जाएंगी और मेरे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाएगा। और जो कटिंग एज ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे फिडोरा और रेड हैट जो फैमिली के सारे डिस्ट्रोज हैं, और इसके अलावा आर्च है हमारे पास, वो रोलिंग रिलीजेस यूज़ करते हैं और वहाँ पे आपको वो लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट ही मिलेगा। लेकिन आपके पास जो LTS वर्जन है
वो आमतौर पे पुराने वर्जन्स यूज़ करते हैं, जिसमें आप अगर खुद से अपग्रेड करेंगे सिस्टम वाइज किसी सॉफ्टवेयर को, तो आपके पास सिस्टम जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट्स यूज़ करते हैं, और वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर आप जाके एक सिनारियो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने पास से सारी की सारी फाइल्स जो है वो क्लोज करता हूँ, और हम देखते हैं पाइथन के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं इस डायरेक्टरी में हूँ जिसका नाम है पाइथन। तो नाम कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे पाइथन 3 की जो है इंटरप्रेटर उसको कॉल करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ -m। मैं एक मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, और उस मॉड्यूल को डायरेक्टली यूज़ करने के लिए मैं -m का फ्लैग पास करूँगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ venv। उस मॉड्यूल का नाम है venv, और ये मॉड्यूल एक आर्गुमेंट लेता है, और वो आर्गुमेंट बेसिकली होता है कि जो आप वर्चुअल इन्वायरमेंट, venv का मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो venv मॉड्यूल एक आर्गुमेंट लेता है जो कि होता है कि अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहे हैं तो उस वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम क्या होगा। आमतौर पे हम उसे .venv रखते हैं, या हम उसे venv ही लिखते हैं, लेकिन इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको कुछ भी रख सकते हैं। इनफैक्ट मैं इसको वर्चुअल के नाम से भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको कॉल करता हूँ तो मेरे पास एक नया वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया। और मुझे VS कोड ने कहा है कि आप नोटिस, हम क्या कि वो नोटिस कर रहा है कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना है, तो वो पाइथन को वहाँ पे शिफ्ट करना चाहता है। तो मैं यस करके ना इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर आपको VS कोड पे नहीं आता ये, तो इसको मैनुअली शिफ्ट करने का तरीका है कि आप अगर वर्चुअल इन्वायरमेंट को खोल के देखें तो यहाँ पे ना मेरे पास बाइनरीज के अंदर इसको एक्टिवेट करने की स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं। तो मेरे पास एक नॉर्मल एक्टिवेट की स्क्रिप्ट है जो कि बैश के लिए है, मेरे पास सी शेल के लिए है, मेरे पास फिश के लिए है, मेरे पास पावर शेल के लिए है। पावर शेल विंडो पे होता है हमारे पास, तो इन सारों पे रन करने के लिए मेरे पास ना एक है स्क्रिप्ट्स है वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए। इसके अलावा वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर पिप पड़ा हुआ है, उसको मैं पिप के नाम से भी कॉल कर सकता हूँ, और पिप 3 के नाम से भी। पिप जो है वो पाइथन का इंस्टॉलेशन मैनेजर है, या पैकेज मैनेजर है बेसिकली। पिप को हम देखते हैं थोड़ी देर में। इसके अलावा मेरे पास पाइथन के नाम से इंटरप्रेटर है, वो 3 नामों से पड़ा हुआ है, पाइथन, पाइथन 3 या पाइथन 3.10। मेरे पास सिस्टम पे लेटेस्ट पाइथन 3.10 है, तो मेरे पास जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बना है उसके अंदर भी पाइथन 3.10 है। तो ये हमारे मकसद को मीट तो नहीं करता, लेकिन हम इससे देखते हैं कि हम इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा सोर्स, कि मेरे पास इस स्क्रिप्ट को रन करने का सोर्स क्या है। तो मेरे पास सोर्स है जो मेरे पास वर्चुअल की डायरेक्टरी है, वर्चुअल की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर बिन की डायरेक्टरी के अंदर एक्टिवेट की जो स्क्रिप्ट है। अब मैं बैश यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सिंपल एक्टिवेट लिखूँगा। अगर मैं कोई और टर्मिनल यूज़ करता तो मैं उसके नाम से ना जो डॉट बनता है मेरे पास वो मैं लिखता। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो मेरे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो एक्टिवेट हो गया। और अगर मैं अब ls लिखता हूँ, सॉरी, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेटेड है, और मेरे पास मैंने इसको मॉडिफाई किया होगा। मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन सी पाइथन रन हो रही है मेरे पास। तो मैं लिखता हूँ विच पाइथन 3, तो मेरे पास होम लिनोवो डेस्कटॉप पाइथन वर्चुअल बिन पाइथन 3 ये रन हो रही है। और अगर मैं इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को बंद करना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ डीएक्टिवेट। तो अब मैं लिखता हूँ विच पाइथन 3, तो मेरे पास अब मेरे सिस्टम वाली पाइथन 3 रन हो रही है। तो आप इस तरह वर्चुअल इन्वायरमेंट्स बना सकते हैं, और आप उसके अंदर पैकेजेस इंस्टॉल करा सकते हैं। उससे आपके पूरे सिस्टम में वो पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा, तो बल्कि वर्चुअल इन्वायरमेंट रेकमेंडेड है। लेकिन ये तो था, इस पर काफ़ी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है और काम करना पड़ता है। तो पाइथन में ना इससे भी आसान तरीका है, बेसिकली पाइथन में नहीं है, वो एक एक्सटर्नल टूलिंग है जो कि बहुत कॉमन है, और अब बहुत मॉडर्न, उस यानी उसको वो कटिंग एज है, उसको लेटेस्ट वही है तरीका यूज़ करने का। तो हम ऑनलाइन चलते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूवी। तो मेरे पास पाइथन का जो है वो पैकेज मैनेजर है बेसिकली यूवी, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन गया। अब ये डेटाबेस के अंदर भी जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये काफ़ी जो है नए फीचर्स हर रोज़ लेके आ रहे हैं। इसको इंस्टॉल करने का तरीका आपके पास ये है कि आप करंट पाइथन जो है उसको भी यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आप पिप एक्स के साथ भी कर सकते हैं, आप पिप के साथ भी कर सकते हैं। पिप एक्स का मतलब है, एक्स का मतलब है कि आप पुराना वर्जन जो आपका पिप का है, पिप पाइथन 2,
उसके बाद अब पिप का मतलब पाइथन 3 है, पिप एक्स का मतलब पाइथन 2 है आई थिंक। उसके बाद आप इसको मैक ओएस के ऊपर ब्रूस इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इसको विंडोज़ के ऊपर विंगेट से इंस्टॉल कर सकते हैं या स्कूप से इंस्टॉल कर सकते हैं, आप डॉकर में रन कर सकते हैं, आप इसको बिल्ड कर सकते हैं खुद से। ये रस्ट में लिखा हुआ है तो आप कार्गो के थ्रू ना इसको बिल्ड कर सकते हैं। अपडेट करने के तरीके हैं आपके पास तो सारा, तो यहाँ पे ना आपके पास बेसिक कमांड्स हैं कि कर्ल के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे तो आप इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो आप जाके जब यहाँ पे लिखेंगे विच, या यूनिक्स के अंदर आप विच लिखेंगे तो आपके पास बताएगा कि ये इंस्टॉल है। तो इसको यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। मैं यहाँ से अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है इसको मैं डिलीट करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ ये खुद ही कर देगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ यू वी इनिट। तो मैं यू वी के उसको कॉल कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर को, और मैं उसे इनिट की कमांड दे रहा हूँ जिससे वो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेगा इसी डायरेक्टरी के अंदर। मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास एक उसने प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ किया है। तो प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करने में उसने मुझे गिट की वर्जन कंट्रोल की फ़ाइल बना के दी है, और उसने मुझे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बना दी है जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी एट द मोमेंट, क्योंकि मेरे पास जो है वो कोई वो नहीं है, बेसिकली कुछ इंस्टॉल नहीं मैंने किया। तो मेरे पास एक टॉमल की फ़ाइल बनी है पाइथन के अंदर। पहले जो टूल जो होती थी ना कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम सिंपल टेक्स्ट फाइल यूज़ करते थे। अभी भी आपको बहुत सारी जगह पे ना रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल्स मिलेंगी बैकएंड्स के अंदर, जिसके अंदर आपके सारे पैकेजेस के नाम लिखे होंगे। लेकिन मॉडर्न तरीका जो है वो है कि आप पाइथन के अंदर टॉमल यूज़ करें। जिस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर जेसन है, आपके पास पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल होती है, यहाँ पे हमारे पास पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल की फ़ाइल होती है। ज़्यादातर जो पाइथन के मॉडर्न वर्जन कंट्रोल सिस्टम है वो टॉमल यूज़ करते हैं। तो अगर आप अपने पास एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे टॉमल पढ़ने की तो आपको ये कलर्ड वर्जन नज़र आएगा, मुझे सिंपल टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो इसने मेरे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पाइथन 3.12 करके दी है, जो कि यूवी के लिहाज से करंट स्टेबल वर्जन है। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है वो पाइथन 3.14 है, जो कि अक्टूबर में आया लास्ट मंथ। तो अगर मैंने उस वर्जन के ऊपर जाना हो तो उसका भी तरीका है, लेकिन अभी हम यूवी को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं यूवी को यूज़ कर सकता हूँ अगर मैंने नॉर्मल पाइथन के अंदर कुछ इंस्टॉल करवाना हो तो मैं पिप लिखता हूँ और साथ उस इंस्टॉल की कमांड लिखता हूँ और उस पैकेज का नाम लिखता हूँ। जैसे आप एन पी एम के साथ करते हैं, एन पी एम इंस्टॉल आगे पैकेज का नाम, तो यहाँ पे मैं पिप इंस्टॉल आगे पैकेज का नाम लिखता हूँ। तो मेरे पास पाइथन के अंदर कोई पैकेज आपने देखना हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पिप, और पिप का मतलब है पाइथन इंस्टॉल पैकेज। तो पिप स्पेस आगे उस पैकेज का नाम, जैसे क्यू आर कोड के लिए मेरे पास है एक पैकेज, तो मैं पिप क्यू आर कोड लिखता हूँ तो मेरे पास पाई पी आई जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर मैं जाता हूँ, जो कि ओरिजिनल पाइथन जैसे नोड के अंदर एन पी एम है हमारे पास, यहाँ पे पाइथन के अंदर पाई पी आई है। सो पाई पी आई जो मुझे बताएगा कि इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए मुझे एक्चुअल कमांड क्या रन करनी पड़ेगी, या इस पैकेज का एक्चुअल नाम क्या है जिससे मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। अक्सर हम पैकेज को कहते कुछ और है और उसका नाम कुछ और होता है। तो मैं यहाँ पे इसको क्यू आर कोड के नाम से इंस्टॉल कर सकता हूँ, या ये कमांड मैं यहाँ से इस बटन के थ्रू कॉपी कर सकता हूँ और मैं इसको अपने पास रन कर सकता हूँ। तो मेरे पास वो क्यू आर कोड से सिस्टम वाइज इंस्टॉल हो जाएगा, और अगर मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट में होता तो वो वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल होता। लेकिन अगर मैंने यू वी के अंदर रह के इंस्टॉल करना है तो मैं लिखता हूँ यू वी एड आगे उस पैकेज का नाम जो कि है क्यू आर कोड। तो मैं लिखता हूँ क्यू आर कोड और मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास इसने क्यू आर कोड इंस्टॉल कर दिया फ़ौरन। और ये जो यूवी है ये रस्ट में लिखा हुआ है, तो ये इसकी जो है ना जो पैकेज रेजोल्यूशन है वो बहुत फास्ट है, और ये नेट से ज़्यादा जल्दी लेके आता है मेरे एक्सपीरियंस में, बल्कि सबके एक्सपीरियंस में। ये डाउनलोड भी तेज़, डाउनलोड तो आपके नेटवर्क की स्पीड पे करता है, लेकिन ना ये उसको रिजॉल्व बड़ी जल्दी करता है, तो आपके पास पैकेज बहुत जल्दी इंस्टॉल होता है। तो आपके पास जो रेपलेट है और जो मॉडर्न जो जितने भी आपके पास इन्वायरमेंट्स हैं उन सब में यू वी यूज़ हो रहा है। तो वो पैकेज मैनेजमेंट के लिए यू वी ही यूज़ करते हैं। पाइथन में और भी चॉइसेस हैं, लेकिन अब जो है
अनडिस्प्यूटेडली सब यूवी के ऊपर एग्री करते हैं। तो यूवी ऐड आगे पैकेज का नाम, यूवी रिमूव आगे पैकेज का नाम। तो मेरे पास यहाँ पर आया प्रोजेक्ट टॉमल में नई डिपेंडेंसी ऐड होगी है क्यूआर कोड, और वर्जन हो सकता है 8.2 या इससे ज़्यादा। और मेरे पास पाइथन जो है वो 3.12 है या इससे ज़्यादा, लेकिन करंटली मेरे पास 3.12.11 चल रही है। और मेरे पास अब जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट भी उसने बना दी है पाइथन 3.12 यूज़ करके, जबकि मेरे पास सिस्टम में पाइथन 3.12 इंस्टॉल नहीं है। तो उसने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना दिया जिसमें हमारे पास पाइथन 3.12 है। अब अगर मैंने यूवी के थ्रू किसी पाइथन की फ़ाइल को रन करना हो, जैसे यहाँ पे मेरे पास मेन डॉट पाई है, अगर मैंने इसको यूवी के थ्रू रन करना है, तो अगर मैंने पाइथन के थ्रू रन करना तो मैं लिखता था पाइथन 3 आगे फाइल का नाम। अगर मैंने यूवी के थ्रू रन करना तो मैं लिखूँगा यूवी स्पेस रन आगे फाइल का नाम। तो मेरे पास यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि मेरे पास ऐड टू साइज मैंने डिलीट कर दिया था। तो मेरे पास कोड रन होगा यूवी के थ्रू। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है, वो जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। उसको मीज़ कहते हैं, लिखते हैं माइज़ हैं, लेकिन ये फ्रेंच का लफ्ज़ है तो इसको मी एन प्लास कहते हैं। अ, ये सिर्फ पाइथन के लिए नहीं है, ये एक यूनिवर्सल पैकेज यूनिवर्सल मैनेजर है। पैकेज मैनेजर नहीं है ये, इससे आप सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं। तो कोई भी आपके पास लैंग्वेज हो जो ये सपोर्ट करता है, और ये काफ़ी वाइड वैरायटी में सपोर्ट करता है, तो आप इसके थ्रू उन सब को मैनेज कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने पास इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम पे, और आप इसके थ्रू उन सारों को मैनेज कर सकते हैं। और मीज़ यूज़ करने का तरीका है कि आप लिखते हैं मीज़ लिस्ट पाइथन। तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास इस वक्त पाइथन मीज़ के अंदर कौन कौन सी पड़ी हुई है। या ये मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं वो कमांड रन करता हूँ दोबारा। तो मेरे पास मीज़ के अंदर जो है ना लेटेस्ट पाइथन मैंने पहले से डाल के रखी थी। मीज़ में पाइथन कैसे डालते हैं, मैं मीज़ डैश डैश हेल्प लिखता हूँ, मेरे पास आ जाता है कि मीज़ के अंदर कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा मीज़ इंस्टॉल पाइथन एट लेटेस्ट। अगर मैं लिखूँगा तो मुझे लेटेस्ट इंस्टॉल करके दे देगा, और अगर मैं कोई स्पेसिफिक वर्जन लिखूँगा तो मुझे वो उस वर्जन को इंस्टॉल करके देगा। इसके अलावा अगर मैंने उसको यूज़ करना है तो मैं लिखूँगा मीज़ यूज़ आगे उस चीज़ का नाम। और अगर मैंने उसे ग्लोबली अपने सिस्टम में पूरे सिस्टम में यूज़ करवाना तो मैं -G का फ्लैग पास करके यूज़ उसको लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं लिखता हूँ मीज़ यूज़ पाइथन पाइथन एट लेटेस्ट। मैं इसको रन करता हूँ तो अब मेरे पास सिस्टम के ऊपर पाइथन 3.14 चलनी चाहिए इस डायरेक्टरी में ख़ास तौर पे और इस सेशन में। तो पाइथन अब कौन सी है, विच पाइथन। तो मेरे पास पाइथन आ रही है होम लेनोवो लोकल शेयर मीज़ इंस्टॉल्स पाइथन 3.14 बिन पाइथन। तो हमने सक्सेसफुली पाइथन 3.14 पे शिफ्ट कर लिया है सिंपल से तरीके से। ठीक है, मीज़ ऑन प्लास इसको प्रोनाउंस करते हैं, और ये डेव टूल है, इन्वायरमेंट मैनेज करता है और टास्क बेसिकली मेक को रिप्लेस करता है। बिल्ड के अंदर काम आता है आपके पास। तो ये बहुत एक्सटेंसिव किस्म का डेव टूल है। इसके ऊपर आपको नोड भी मिल जाएगा, आपको आमतौर पे हर लैंग्वेज मिल जाती है मीज़ के ऊपर। मीज़ को अवेलेबल लैंग्वेजेस किधर है, या मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मीज़ अवेलेबल लैंग्वेजेस या सपोर्टेड लैंग्वेजेस। तो मीज़ जो है वो रस्ट की वर्जन भी आप कर सकते हैं। आप नोड को अब तो ये काफ़ी जो है ना वर्थ एक्सप्लोरिंग है कि आप इसको इसको देखें और आप इसको
It can be used to manage multiple version of Node.js, Python, Ruby, Go, etc. on the same machine. और ये बगैर तोड़े चलता है, यानी कि बैटल टेस्टेड है ये। तो हम इसके थ्रू ना लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, और हमारा इस सारे करने का मकसद था कि हमने जेनेरिक्स देखने थे, और इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो हम जो है इसके थ्रू जेनेरिक्स को पढ़ सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेसिकली अपने सिस्टम के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम हम जेनेरिक्स से शुरू करेंगे। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैंने दिखा सकता हूँ कि पाइथन को मैं कौन सा वर्जन यूज़ करना चाहता हूँ, तो मेरा वी एस कोड ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा उसको। मेरे पास यहाँ पे लोकल फोल्डर के अंदर जो पड़ा है वो 3.12 पड़ा है, और सिस्टम के अंदर 3.10 पड़ा है। तो मैं इन दोनों में से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मीज़ जो है ना वो वी एस कोड के वर्जनिंग के साथ ही चलता है, लेकिन अब बैक एंड के ऊपर काम करता है मीज़। बल्कि मीज़ ने अपनी एक टॉमल की फ़ाइल बना दी है यहाँ पे। तो या दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।